गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में, आज की क्लास में आप फर्स्ट क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड विनिंग एंड वर्किंग 2023 के जो डीजीएमएस के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पेपर आए हुए हैं उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं फ्रेंड्स। तो चलिए, मिश्रा सर माइनिंग क्लास के यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करते हुए उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 दिखाई दे रही है। क्वेश्चन नंबर 4 तक का हम पहले के क्लास के वीडियो में अपलोड कर चुके थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, हाउ डू यू फिजिकली डिस्टिंग्विश्ड बिटवीन डिटोनेटर एंड डिले डिटोनेटर। डिटोनेटर एंड डिले डिटोनेटर के बीच में फिजिकली आप अंतर कैसे कर सकते हैं, जिसमें ऑप्शन ए बाय लेंथ ऑफ डिटोनेटर, बी कह रहा है बाय नंबर मार्क्स ऑन द बॉटम ऑफ डिटोनेटर, सी कह रहा है बाय टैग अटैच्ड टू द वायर, डी कह रहा है बाय कलर्स ऑफ द लीड वायर और ई कह रहा है ऑल ऑफ द एबव। तो आप यहाँ पर डिले डिटोनेटर और जो डिटोनेटर है जिसका आपको साइड में फोटो दिखाई दे रही है, जिसके बॉटम में आप यहाँ पर जो देख रहे होंगे, अगर अंतर आप देखने की कोशिश करें तो ये जो है बीच में डिले एलिमेंट रहती है और जो नॉन डिले डिटोनेटर होता है जिसको ऑर्डिनरी इलेक्ट्रिक डिटोनेटर कहते हैं, इसमें डिले एलिमेंट नहीं होता है। तो पहला अंतर ये जो आप देख रहे हैं डिले एलिमेंट का, जिसके कारण से डिले एलिमेंट जब डली होती है तो इसके आप जो है इसको डिले डिटोनेटर कहते हैं। मेरे कर्सर के साथ नज़र को मूव कीजिएगा। तो यहाँ पर जो डिले एलिमेंट होती है वो क्या चीज़ की होती है, एंटीमनी KMnO4 इन केस ऑफ लॉन्ग डिले। लॉन्ग डिले के केस में एंटीमनी और पोटेशियम परमैंगनेट होती है। अगर शॉर्ट डिले है तो उस केस में सिलिकॉन या रेड लेड रहती है, सिलिकॉन या रेड लेड रहती है। तो इसकी जो लंबाई बढ़ती या घटती है इसी डिले एलिमेंट के लंबाई के बढ़ने या घटने से डिले डिटोनेटर की टोटल लंबाई बढ़ती घटती है। तो यहाँ पर आप जो लेंथ ऑफ द डिटोनेटर, पहला ऑप्शन जो कहा गया है लेंथ ऑफ द डिटोनेटर, तो जितनी लंबी अगर डिटोनेटर है तो उसका मतलब है कि उतना बड़ा डिले वाला डिटोनेटर वो होगी। तो ऑप्शन ए भी राइट है। बी देखिए, नंबर मार्क्स ऑन द बॉटम ऑफ डिटोनेटर। जब आप डिटोनेटर के बॉटम में देखेंगे तो यहाँ पर आपको मार्क्स अगर नंबर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब वो डिले डिटोनेटर है, उससे आप पहचान लेंगे। और ये अगर उसके नीचे में कोई मार्क्स नहीं लिखी हुई है तो आप जो है ये कहेंगे कि ये प्लेन डिटोनेटर है, इसमें डिले एलिमेंट नहीं भरा हुआ है। वैसे डीजे देशमुख साहब यहाँ पर लिखे हुए भी हैं, डिले डिटोनेटर ऑफ सम मैन्युफैक्चरर्स हैव एंटी स्टैटिक स्लीव्स ओवर द फ्यूज हेड। फ्यूज हेड के ऊपर में एंटी स्टैटिक स्लीव होती है एज ए प्रोटेक्शन अगेंस्ट स्टैटिक इलेक्ट्रिक हजार्ड। तो स्टैटिक इलेक्ट्रिक हजार्ड से रक्षा करने के लिए एंटी स्टैटिक स्लीव फ्यूज हेड के ऊपर जो है, फ्यूज हेड के ऊपर ये लगी रहती है ताकि वो अपने आप एक्सप्लोड ना हो सके एंटी स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी के चलते। तो दूसरे पैराग्राफ में जो कि मैं FCUW 2023 लिखा हूँ, द डिले डिटोनेटर एंड नॉन डिले डिटोनेटर आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द कलर ऑफ लीड वायर। मतलब ये जो लीड वायर दिख रही है, लीड वायर के कलर से भी आप पहचान सकते हैं, लीड वायर के कलर से पहचान सकते हैं। डिले पीरियड इज मार्क्ड ऑन द टैग अटैच्ड बाय टू दी वायर। वायर के साथ टैग अटैच्ड रहती है। ये आप अगर टैग को देखना चाहेंगे तो साइड में 0 नंबर, इधर जो है कोई और नंबर दी हुई है, तो ये टैग से भी आप समझ सकते हैं कि ये प्लेन डिटोनेटर नहीं है, ये है डिले डिटोनेटर। तो टैग से भी आप पहचानेंगे। मोर एवर द डिले नंबर इज स्टाम्प्ड ऑन द बॉटम ऑफ द ट्यूब। ट्यूब के बॉटम में ये स्टाम्प की गई रहती है, मार्क को स्टाम्प कर दिया गया रहता है, तो उससे भी आप डिले डिटोनेटर को पहचान सकते हैं। यहाँ पर यह भी ध्यान में रखना है कि अंडरग्राउंड कोल माइन में जो एल्युमिनियम की डिटोनेटर है उनको परमिशन नहीं मिलती यूज करने के लिए, केवल कॉपर के डिटोनेटर का ही प्रयोग अंडरग्राउंड माइन में किया जाता है। तो ये तो आप ध्यान दिए, जिसमें कि आप
ऑप्शन ए को तो कहेंगे ही, लेंथ ऑफ डिटोनेटर बाय नंबर मार्क्ड ऑन द बॉटम ऑफ द डिटोनेटर, इससे भी पहचानते हैं डिलेड डिटोनेटर और डिटोनेटर को। बाय टैग अटैच्ड ऑन द वायर, इससे भी पहचानते हैं। बाय कलर ऑफ द लीड वायर, उससे भी पहचानते हैं। तो यहाँ आंसर ई ऑल ऑफ द एबव को टिक लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। गैसेस प्रोड्यूसेस आफ्टर बर्निंग ऑफ CH4 इन फ्लेम सेफ्टी लैम्प। फ्लेम सेफ्टी लैम्प जो कि अंडरग्राउंड माइन में आप जानते हैं कि मीथेन गैस की उपस्थिति की जांच और परसेंटेज जांच के लिए उपयोग किया जाता है। लेकिन जब मीथेन उसके अंदर अगर जाती है और फ्लेम के साथ जलती है तो क्या बनाती है, क्या प्रोड्यूस करती है, इसके बारे में पूछा जा रहा है। ए नंबर CO2, बी नंबर H2O, सी नंबर CO, डी नंबर ऑल। तो यहाँ पर आप बोथ ए एंड बी भी दी हुई है। जैसे CH4 का मैं यहाँ रिएक्शन बताया हूँ। CH4 जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करती है तो CO2 प्लस 2H2O प्लस हीट भी निकालती है। तो यहाँ पर CO2 और H2O दोनों निकालती है। ए और बी दोनों को आप टिक लगा नहीं सकते, इसलिए आंसर ई को ही टिक लगाएंगे, बोथ ए एंड बी को। तो चलिए ये आप जान गए, आपको आंसर ई टिक लगानी। मैं नेक्स्ट पेज पे आता हूँ 7वां नंबर क्वेश्चन लेकर के। तो ये 7वां नंबर क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। व्हाट इज मीन्ड बाय बेस चार्ज। मेरे कर्सर के साथ नजर मूव कीजिए। व्हाट इज मीन्ड बाय बेस चार्ज। बेस का चार्ज का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए कह रहा है TNT, बी कह रहा है PETN, सी कह रहा है ASA, डी कह रहा है LMNR, ई कह रहा है नन ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर बेस चार्ज का मतलब आप चाहे प्लेन डिटोनेटर नहीं कि नॉन इलेक्ट्रिक डिटोनेटर को देखें या ऑर्डिनरी डिटोनेटर को देखें, इन दोनों में जो बेस चार्ज होती है वो PETN ही होता है। इसको दिमाग में बैठा लेना है, पेंटा इरिथ्रिटॉल टेट्रा नाइट्रेट। तो जैसे ही आप यहाँ पे करंट जब जाते हैं तो फ्यूज हेड बर्न होता है। फ्यूज हेड जब बर्न होती है तो ये जो डिले एलिमेंट है उसको जो यहाँ पर ASA है, ASA को बर्निंग करने में डिले प्रदान करती है। ये धीरे 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 बर्न होगी और जा करके जितनी लंबी होगी उतनी देरी प्रदान करोगी। इसीलिए डिले एलिमेंट, दो डिले के बीच में जो डिले टाइम इंटरवल प्रोवाइड किया जाता है फ्री फेस के लिए, फ्री फेस प्रोवाइड करने के लिए डिले जो दी जाती है, तो यहाँ पर आपको प्राइमिंग चार्ज बर्न करती है। और प्राइमिंग चार्ज जब बर्न हो जाती है तब जो है उसको PETN को इनिशिएट करता है। तो बेस चार्ज सबसे आखिरी में इनिशिएट होती है, PETN पेंटाइरिथ्रिटॉल टेट्रानाइट्रेट। तो यहाँ पर आंसर बी को ही देंगे। यहाँ पर बेस चार्ज के रूप में बी को आंसर दे दिया है आपने। ए में जो आप कह रहे हैं कि TNT टेट्रा नाइट्रोटोल्यून, ये नहीं होता। ASA जो है आपकी प्राइमिंग चार्ज होती है लेड एजाइड, लेड स्टीफनेट एंड सम एल्युमिनियम पाउडर, इसकी फुल फॉर्म होती है। और LMNR कहाँ भरी होती है, तो LMNR फ्यूज हेड में भरा होता है। LMNR फ्यूज हेड में भरा होता है। ये जो फ्यूज हेड देख रहे हैं आप यहाँ पर, इसमें LMNR जिसको लेड मोनो नाइट्रो रिसोर्सिनल कहते हैं, लेड मोनो नाइट्रो रिसोर्सिनल कहते हैं। तो यहाँ नन ऑफ दी अबव नहीं होगी, आंसर आप किसको, बी को टिक लगाइएगा बेस चार्ज के रूप में। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए 8वां प्रश्न, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोल फील्ड इज लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। मतलब हम ये कहते हैं कि जो इंडिया की जो सब्सिडरीज हैं, सब्सिडरीज में जब हम लोग आते हैं पूर्व तरफ से, तो इंडिया की सब्सिडरी में पूर्व तरफ से जो बताई गई है, जिसमें कि ECL जिसको हम लोग ईस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड कहते हैं, ईस्टर्न कोल फील्ड जो पूरब में है, ईस्टर्न कोल फील्ड। और फिर उस पर आती है BCCL। तो ये जो है आपको भारत कोकिंग। अब यहाँ पर देखिएगा तो कोल फील्ड तो सभी में रहता है, लेकिन यहाँ पर कोक जो वर्ड है ये आपको BCCL में ही मिलेगी। तो कोक मतलब क्या होता है, ऐसा कोयला जो जलाने के बाद उसके अंदर की जो इम्प्यूरिटीज होती है, थोड़ा देर कम ऑक्सीजन की उपस्थिति में थोड़ा देर जलाने के बाद उसमें हम लोग जो इम्प्यूरिटीज, वाटर वेपर, रस्ट डस्ट जो होती है वो जो है जल जाती है और वो जल के निकल जाती है मॉइस्चर के रूप में, वेपर के रूप में। तो जो कोयला बचता है उसको हम लोग कोक कहते हैं। तो BCCL का ही कोयला है जहां पर ये क्या बनती है, कोक प्रोडक्ट होती है।
तो जो स्टील के प्लांट में यूज होती है मेटलर्जिकल पर्पज के लिए, तो ये बीसीसीएल को कहते हैं आप लोग। उसके बाद आती है सीसीएल, जिसको हम लोग सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड कहते हैं। फिर जो है आती है आपको डब्ल्यूसीएल, जिसको हम लोग वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कहते हैं, जिसका हेडक्वार्टर नागपुर में है। फिर हम लोग कहते हैं एनसीएल, जिसको हम लोग नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड कहते हैं, जो मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में इसकी माइंस हैं, एनसीएल। फिर जो है हम लोग एमसीएल कहते हैं, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड। फिर जो है हम लोग महानदी कोलफील्ड के बाद आती है एसीसीएल, जिसको हम लोग साउथर्न ईस्टर्न, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ये उड़ीसा में है, जिसको एसीसीएल जो साउथर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड हम लोग कहते हैं। उसके बाद जो है 1 2 3 4 5 6 7 सब्सिडरी हो गए। उसके बाद हम दानकुनी कोलफील्ड लिमिटेड डीसीसी भी कहते हैं, सीएमपीडीआई भी कहते हैं, पीडीआई भी कहते हैं। तो ये रांची में इसके हेडक्वार्टर है, जो प्लानिंग का काम करती है। तो इस तरह से जो कोल इंडिया के जो सब्सिडरीज हैं, उसमें से कौन सा सब्सिडरी, मतलब कोल इंडिया अगर फादर कहा जाए तो ये इसके आपके उसके बेटे हुए, तो कौन सा ऐसा है जो सबसे कमाऊ बेटा, सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला बेटा है? इसमें से एनसीएल, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, जिसके अधिकांशतः 99% जो खदानें हैं वो ओपन कास्ट हैं, जहां पर प्रोडक्शन जो है सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर एनसीएल, नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड, प्रोडक्टिव सब्सिडरी के रूप में, सबसे कमाऊ बेटा के रूप में आप इसको जान सकते हैं। तो जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलफील्ड बोला गया है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग कोलफील्ड इज द लार्जेस्ट प्रोडक्शन इन इंडिया। तो तालचिल कोलफील्ड जो उड़ीसा में है वो अभी नहीं कर रही है। बी, सिंगरैनी कोलफील्ड, जो कि आपकी एससीसीएल को कहा जाता है, जो स्टेट गवर्नमेंट की कंपनी है। सिंगरौली, जो कि सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है। झरिया कोलफील्ड नहीं। तो आप यहाँ पे सी नंबर, सिंगरौली कोलफील्ड, जो कि एनसीएल के नाम से जानते हैं, वो ज़्यादा प्रोडक्शन कर रही है। तो आप यहाँ पर सी नंबर को टिक लगाएंगे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग इन प्राइमिंग चार्ज इज फाउंड बिटवीन डैश इन डिले डिटोनेटर। मतलब डिले डिटोनेटर में जो प्राइमिंग चार्ज होती है वो किसके बीच में होती है? तो अभी आप फोटो देखे हैं, बता सकते हैं। ये नंबर बेस चार्ज एंड फ्यूज हेड। तो बेस चार्ज नीचे रहती है, फिर ऊपर में फ्यूज हेड रहती है, उसके बीच में रहती है। बेस चार्ज और डिले एलिमेंट के बीच में होती है। तो डिले डिटोनेटर में पूछ रही है, तो बेस चार्ज और डिले एलिमेंट ही अभी आपने देखा है। मैं फिर से अगर पिक्चर में दिखाऊं, सी नंबर बेस चार्ज और न्यूप्रिन प्लग, डिले एलिमेंट, फ्यूज हेड। तो यहाँ पर आप जो बात करेंगे किसकी, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमिंग चार्ज इज फाउंड। तो प्राइमिंग चार्ज जो होती है किसके बीच में पाई जाती है? तो आप यहाँ पे प्राइमिंग चार्ज देख रहे हैं पिक्चर में, डिले डिटोनेटर के केस में, तो ये प्राइमिंग चार्ज डिले एलिमेंट और बेस चार्ज के बीच में पाई जाती है। प्राइमिंग चार्ज डिले एलिमेंट और बेस चार्ज के बीच में पाई जाती है। तो आप यहाँ प्राइमिंग चार्ज जो है वो डिले एलिमेंट और बेस चार्ज के बीच में पाई जाती है। बी नंबर को टिक लगाएंगे। तो चलिए 9 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। अब आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कह रही है? FCU W 2023 का फर्स्ट क्लास अनरिस्ट्रिक्टेड विनिंग एंड वर्किंग का जो मेमोरी बेस्ड है। 10वां नंबर में ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर इज। ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर क्या होती है? जब हम बात करते हैं 143 रेगुलेशन की, CMR 2017 का रेगुलेशन नंबर 143, उसमें जो डस्ट के प्रति सावधानियां बताया गया है। तो डस्ट के प्रति सावधानियां हम लोग कब लेंगे? जब डस्ट हमारे माइंस में परमिसिबल लिमिट से अधिक होने लगती है, या उसके नीचे मेंटेन करने के लिए आप डस्ट की सावधानियां लेते हैं, जिसमें कहा गया है प्रति क्यूबिक मीटर मतलब 1 मीटर लंबा, 1 मीटर ऊंचा और 1 मीटर चौड़ा अगर आप हवा को एज्यूम करते हैं, और इसमें जब ये जो 1 मीटर चौड़ा है, 1 मीटर ऊंचा, ये हवा है, एयर है, ये एयर को एज्यूम करिए, और इसमें जब आप डस्ट की मात्रा कहते हैं कि 2 मिलीग्राम से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये 2 मिलीग्राम मतलब कि आप सोने को एज्यूम कर सकते हैं कि सोने का
जो 10 मिलीग्राम होती है उसकी कीमत 7 से 8 हजार रुपये है। यहाँ पे 2 मिलीग्राम, अगर 8 हजार कह रहे हैं 10 मिलीग्राम का, तो 2 मिलीग्राम का सोने का कीमत उस डस्ट से आप कंपैरिजन कर सकते हैं। 2 मिलीग्राम परमिसिबल लिमिट बताई गई है, 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। अब ये आपको हर महीने में जांच करनी है। इसको जांच करने के लिए आप जो है ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर, ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर इसका इस्तेमाल करते हैं, या पर्सनल डस्ट सैंपलर, पर्सनल डस्ट सैंपलर जो ऑपरेटर के गले में लटका करके आप इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर जो एक जगह स्थिर हो करके इसकी डस्ट जो 8 घंटे में जमा हुई रहती है उसको आप यूज करते हैं। तो इसमें थोड़ा मैं विधि बता देता हूं कि ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर जिसका मैं पिक्चर शेयर कर रहा हूं उसमें एक फिल्टर पेपर होती है। फिल्टर पेपर कैसा होता है? फिल्टर पेपर ऐसा होता है। तो ये फिल्टर पेपर का हम लोग शिफ्ट के शुरुआत में पहले तराजू पर वजन कर लेते हैं। बाय द वे इसका जो वजन आया वो आपको 0.1134 मिलीग्राम आया, जो भी वजन आया उसको आपने लिख लिया। अब इसको फिल्टर पेपर को आपने ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर में लगा दिया। लगाने के बाद जिस टाइम पर लगाया उसका 8 घंटा आप शिफ्ट के शुरुआत में लगाएंगे। शिफ्ट के शुरुआत में जो डस्ट जनरेटिंग पॉइंट है उसके आप रिटर्न तरफ 1 मीटर के अंदर में लगाते हैं, और वहां पर 8 घंटे में जो डस्ट जनरेट होती है उस पर इकट्ठा होती है डस्ट फिल्टर पर। अब शिफ्ट के अंत में इस फिल्टर पेपर को निकाल के ले आते हैं और उसको आप फिर से तराजू में तौलते हैं। दोनों का डिफरेंस जो आती है उसी डिफरेंस को आप ये कहते हैं कि 8 घंटे में इस ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर में डस्ट जमा हुआ। अगर वो 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से अधिक आती है तब आप कहेंगे कि हमारा परमिसिबल लिमिट से अधिक हो गई है, और उसको कंट्रोल करने के लिए आपको उसके लिए सावधानी लेनी पड़ती है। तो इसको जो है आपको हर महीने में एक बार अपने माइंस में ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर का जो है जांच करते हैं, इससे जांच करते हैं डस्ट का। तो यहाँ पर ये ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर जो होती है, जो इसका पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है, अप्रूव्ड टाइप ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर, स्पॉट सैंपलर जिसको स्टैटिक सैंपलर भी कहते हैं, NCB MRE 113 AGDS ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर। तो इसमें ये पूछ रहा है कि डस्ट सैंपलर इज A FLP, B intrinsically safe, C number both A and B, D number neither flame proof nor intrinsically, E number none of the above। तो यहाँ पर जब आप पढ़ेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन ऑफ द इंस्ट्रूमेंट में, तो सबसे पहले इसका आंसर जानने के पहले इसके जो डिस्क्रिप्शंस है उसको मैं बता देता हूँ। ये 1 नंबर क्या कहलाती है? यहाँ देखिए, स्लोटेड रिस्ट्रिक्टर प्लेट। स्लोट बना हुआ ये रिस्ट्रिक्टर प्लेट होता है जो डस्ट को छानती है, डस्ट को वही साइज का डस्ट जाने देती है जो आपके नाक से ब्रीदिंग के अंदर जो है जाता है। हमारा नाक के अंदर डस्ट कौन सा साइज के जाता है? 10 माइक्रोन से जो ऊपर साइज के जो डस्ट होते हैं वो नाक के जाली द्वारा छान लिए जाते हैं। नाक में बाल है, वो जाली का काम करता है, स्क्रीनर का काम करता है, वो छान लेता है। 10 माइक्रोन से ऊपर साइज का डस्ट हमारे ब्रीदिंग पाइप में नहीं जाता है। तो 10 माइक्रोन से जो कम साइज के डस्ट होते हैं वही जाते हैं, लेकिन 3 माइक्रोन से जो कम साइज के डस्ट होते हैं, जब हम लोग सांस छोड़ते हैं तो 3 माइक्रोन से कम साइज का डस्ट जो है बाहर निकल जाता है। 3 माइक्रोन से जो 5 माइक्रोन साइज की डस्ट होती है वो हमारे फेफड़े के दीवार में जो लंग्स फ्लूइड होती है उससे जाकर के वो रिएक्शन करती है। 3 माइक्रोन से 5 माइक्रोन, और 5 माइक्रोन से जो 10 माइक्रोन साइज का डस्ट होता है वो ब्रीदिंग पाइप में जाके फंस जाती है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में जाके फंस जाती है, जो उतना नुकसानदेह नहीं होता। लेकिन फेफड़े में जो जाती है, जिसको हम लोग कहते हैं कितना माइक्रोन से? 3 से 5 माइक्रोन साइज का जो डस्ट होता है, वो जब जाके फेफड़े में जिसमें लंग्स फ्लूइड होती है, उस लंग फ्लूइड से जब वो डस्ट सिलिका SiO2 रिएक्शन करती है तो वो बनाती है सिलिक एसिड, और जिस जगह वो बनती है उसका दीवार को क्या कर देती है? हार्ड कर देती है। और उसका एक्सपोजिंग कैपेसिटी यानी कि फूलने सिकुड़ने का, आप जब ब्रीदिंग करते हैं तो क्या हुआ? फूल गया, और जब आप सांस छोड़ते हैं
तो ये हमारा फेफड़ा क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है। तो ये जो एक्सपोंजिंग कैपेसिटी है फेफड़ा का वो धीरे धीरे खत्म होती जाती है और आपको सांस लेने की समस्या, प्रॉब्लम जो है जनरेट होने लगती है। तो ये ऐसा ना हो, इसके लिए हम लोग जो है मखान के वातावरण में 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर से कम रखने का कोशिश करते हैं और इसके लिए प्रति महीने में इस ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर से जांच करते हैं कि हमारे हवा में कितना डस्ट उत्पन्न हो रही है। तो ये जो पार्ट्स है जिसमें रिस्ट्रिक्टेड प्लेट, स्लोटेड रिस्ट्रिक्टेड प्लेट, जो बाहरी पार्ट होते हैं, जो छन्नी होती है, जैसे चाय को आप चाय पत्ती को छानते हैं चाय पीने के पहले, तो वैसे ही ये छानती है, 10 माइक्रोन से बड़ी साइज के डस्ट को ये जो है छान लेती है। उसके बाद देखिए एक प्लेट और है जिसको हम लोग कहते हैं, क्या चीज, कौन सी प्लेट, आप नज़र को दीजिएगा ध्यान, दूसरा नंबर लिखा हुआ है। ये जो दूसरा नंबर का प्लेट दिखाई दे रहा है ये मल्टी चैनल हॉरिजॉन्टल इल्यूट्रिएटर साइज सिलेक्टर। देखिए ध्यान से आराम से पढ़िएगा तो आपको ये कठिन नहीं लगेगी। मल्टी मतलब बहुत सारे, इसमें देख रहे हैं कि चैनल बने हुए हैं तो मल्टी चैनल नाम हो गया। हॉरिजॉन्टल में स्थित है इसलिए इसको हॉरिजॉन्टल कह दिया गया, मल्टी चैनल हॉरिजॉन्टल, सिंपल है। इल्यूट्रिएटर साइज सिलेक्टर, साइज को यानी डस्ट के साइज को ये सिलेक्ट करती है कि जो हमारे ब्रीदिंग का सिस्टम में लंग्स तक पहुंचती है उसको साइज को सिलेक्ट करती है। तो ये हो गई दूसरी नंबर। अब हम तीसरे नंबर की बात करेंगे तो तीसरा नंबर देखिए हुड कहा जाता है। जैसे आप ये देखे हुए हैं कि जब आप गेहूं पिसवाने जाते हैं तो वहां पर आपको जो डाली जाती है गेहूं, जो कोन टाइप का बना हुआ था, तो वहां पर वो जो है हुड होती है ताकि इधर उधर न जाए और डायरेक्ट जो है उस 4 नंबर जो फिल्टर होती है वहां पर पहुंचे। तो यहां पर भी जो एक फिल्टर पेपर जहां पर आप स्टेब्लिश करते हैं जिसमें कि डस्ट जो है जमा होती है, तो ये जो है हुड तीसरा नंबर है। चौथा नंबर आपका फिल्टर है, चौथा नंबर फिल्टर है। और ये जब यहां से देखिएगा तो ये 5वां नंबर पंप लगी हुई है। पंप क्या करती है, जैसे हवा को ये सक करते, पंप वैसे आप कहते हैं कि पानी खींचने, हाइड्रोलिक तेल खींचने का काम करते हैं, लेकिन यहाँ पे पंप जो है हवा को सक करने का काम करती है। जो यहाँ पर लिखा हुआ है किस रेट से हवा को खींचती है, 2.5 लीटर पर मिनट। अब इस लाइन को आप पढ़ना चाहेंगे तो पढ़ करके देखिए। द MRE 113A ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर इज ए सेल्फ पावर्ड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट। सेल्फ पावर्ड होती है मतलब बैटरी से चलने वाली होती है। पावर्ड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट, हाथ से लेके आप इसको काम करा सकते हैं, घुमा फिरा सकते हैं। पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर सैंपलिंग ऑफ रेस्पिरेबल डस्ट। रेस्पिरेबल डस्ट मतलब जो आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम में घुसने वाली, ब्रीदिंग सिस्टम में जो घुसने वाली डस्ट होती है, उस डस्ट को सैंपलिंग करने के लिए रेस्पिरेबल डस्ट कंसंट्रेशन इन माइंस, माइंस में जो कंसंट्रेट वेयर ये रिचार्जेबल, जिसमें जो है रिचार्जेबल 7.5 वोल्ट वाला 90 मिली एम्पियर वाला बैटरी ड्राइव रहता है। ए गोवर्न मोटर एंड ए पंप टू ड्रॉ, एक गोवर्न मोटर और जो पंप होती है दोनों का जो समूह होता है, जैसे यहाँ 5 नंबर में जो देख रहे हैं ये क्या है आपका 5 नंबर में पंप है, और ये 7वां नंबर में जो आप देखिएगा ये जो है बैटरी पावर्ड मोटर है। ये 7वां नंबर में आपका बैटरी पावर्ड मोटर है और ये 5वां नंबर में आपका पंप है। ये इस कनेक्शन हुई है जो कि क्रैंक, हम लोग कहते हैं क्रैंक से ये कनेक्टेड हुई है, जिससे अपना ये मोटर इस चीज को चलाता है। तो मोटर कैसे चलती है, ये 7.5 वोल्ट के 90 मिली एम्पियर बैटरी से ड्राइव होती है, जो गवर्न मोटर एंड पंप टू ड्रॉ 2.5 लीटर पर मिनट ऑफ डस्ट लेडन एयर थ्रू द हॉरिजॉन्टल इल्यूट्रिएटर। तो हॉरिजॉन्टल इल्यूट्रिएटर से जो आप देख रहे हैं कि रिस्ट्रिक्टर साइज प्लेट जो रहती है उसमें से जो ये सक करती है, किस रेट से सक करती है, आज आप जाइए तो दूध 2.5 लीटर लीजिए तो ये 2.5 लीटर आपको 1 मिनट में लेकर के आना है दूध। उससे आपको दिमाग में आ जाएगा कि जो ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर है वो 1 मिनट में 60 सेकेंड में 2.5 लीटर एयर को सक करती है, और वो एयर को सक करती है तो साइज सिलेक्टर से होते हुए हॉरिजॉन्टल इल्यूट्रिएटर जो प्लेट है उससे होते हुए वो घुसती है, तो 1 मिनट में 2.5 लीटर हवा को ये सक करती है जो अपना ग्रेविमेट्रिक डस्ट सैंपलर है।
तो यहाँ पर आपने देखा कि ये जो आपको साइज सिलेक्टर जो यहाँ पे पंप और मोटर का जो काम था, तो ये देख लिया। अब यहाँ पर ये जो छठवां नंबर आप देख रहे हैं, छठवां नंबर में यहाँ पर नीचे की ओर सबसे नीचे ध्यान दीजिएगा, जो कर्सर है मेरी सबसे नीचे में, तो ये जो छठवां नंबर है ये क्या है? छठवां नंबर, थोड़ा मैं और अगर नीचे कर दूं आपको, तो यहाँ पर छठवां नंबर ये फ्लैप वाल्व है। इससे आप बंद और खोलने का काम कर सकते हैं फ्लैप वाल्व से। सातवां नंबर देख ही लिया, बैटरी ऑपरेटेड मोटर है। आठवां नंबर क्रैंक देख लिया। नौवां नंबर फ्लो मीटर है, इससे कितना फ्लो हो रही है एयर, ये आप इस फ्लो मीटर से जान सकते हैं। और स्मूदनिंग डिवाइस 10वां नंबर में स्मूदनिंग डिवाइस है, जिससे स्मूदनिंग करने का काम किया जाता है। तो यहाँ पर हमने ये जो डिस्क्रिप्शन दिया है उसको एक लाइन पढ़ लिया। द कोर्स पार्टिकल इन द डस्ट, बड़े साइज का जो डस्ट होता है, लेडन एयर सेटल डाउन बाय ग्रेविटी इन द इल्यूट्रेटर, वो बड़े साइज का डस्ट इल्यूट्रेटर से वहां पर सेटल डाउन हो जाता है। व्हाइल द हार्मफुल फाइन पार्टिकल इन द रेस्पिरेबल साइज रेंज आर कलेक्टेड इन ए फिल्टर, फिल्टर में कलेक्टेड होता है 55 मिलीमीटर इन डायमीटर ग्लास फाइबर, जो 55 मिलीमीटर 5.5 सेंटीमीटर, अपने फिंगर को जब कहेंगे, जो एक अपनी पॉइंटर है, ये पॉइंटर जो होती है लगभग 5.5 क्या होती है सेंटीमीटर की होती है, 5.5 सेंटीमीटर की होती है। तो उतनी डायमीटर का ग्लास फाइबर जो रहता है डायमीटर का, वहाँ कलेक्ट की जाती है। और ए मेम्ब्रेन फिल्टर इन ए लाइट एल्युमिनियम होल्डर, तो ये जो है आप देखेंगे कि ये इंट्रिंसिकली सेफ होती है। जो इसको मैं छोटा कर देता हूँ और इसके लाइन के नीचे को जो है पढ़ने का प्रयास करता हूँ, जिसमें कि इसकी चर्चा अच्छे से की गई है। तो ये जो आपको दिखाई दे रही है, इसको मैं छोटा कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, द काउंटर इज रिसेटेबल टू जीरो बाई द नर्ल नॉब से काउंटर को जीरो पर सेटल किया जाता है थ्रू द डोर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट केस, जो इंस्ट्रूमेंट केस का जो डोर होता है उसके थ्रू नर्ल नॉब को जीरो पर कर दिया जाता है। द पंप इज ऑफ डायफ्राम टाइप, पंप जो होती है डायफ्राम टाइप की होती है, एंड इज फिटेड विथ 2 फ्लैप वाल्व, 2 फ्लैप वाल्व जो आप देखे छठवां नंबर में, उससे फिटेड होती है। एंड ए फ्लो स्मूदनर एट द आउटलेट में फ्लो स्मूदनर देखे 10वें नंबर पे लगा हुआ, आउटलेट साइड ऑफ द पंप। द काउंटर एंड द फ्लो मीटर आर रीडेबल थ्रू द स्मॉल विंडोज फिटेड इन द साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट के साइड में ये जो 9 नंबर में देखे आपने रीडिंग करने के लिए फ्लो मीटर जिसको हम लोग कहते हैं, वो जो है वहाँ से रीड कर सकते हैं। फिटेड इन द साइड ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। द विंडो ऑफ द इंस्ट्रूमेंट हैज ए 3 हॉरिजॉन्टल लाइन्स engraved, the middle line representing the correct flow rate 2.5 लीटर पर मिनट। मिडिल लाइन सही रेट बताती है, उससे ज़्यादा वाला सही रेट नहीं होगी। तो यहाँ पर आपने देखा। फिर प्रोसीजर में अगर बात करें हम लोग, तो यहाँ पर a clean filter paper is selected and mounted in the filter holder assembly. In this weighted and accurate balance is the sensitive 0.1 milligram. It is restricted. The battery is charged by the charger provided. A nearly discharged battery need 14 hour charging. The charged battery is inserted in the instrument. The counter is to be 0. Sampling instrument is placed in the location where the breathable dust. यहाँ 7.5 वोल्ट पर एक काम करती है, उसी से आपको अनुमान लगाना कि ये इंट्रिंसिकली सेफ होती है। तो इसको हम लोग इंट्रिंसिकली सेफ कहेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। 10 नंबर तक के प्रश्न को आपने जाना। मिश्रा सर माइनिंग क्लास की यूट्यूब चैनल को आप लाइक कर लिए होंगे, नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के पास भी शेयर करके उन्हें सब्सक्राइब करने के लिए। फिर मैं 11वें नंबर के प्रश्न से आगे का प्रश्न सॉल्व करूंगा नए वीडियो नए क्लास में।